नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला इसका अध्ययन हमने सबने किया होगा। और वर्णमाला का जो वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार से विभाजन किया गया है और वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में समझाने का मेरा प्रयास है। तो हम सबसे पहले ये जानें कि वर्ण क्या है। यहाँ देखिए, आप शब्द में ही देख सकते हैं। आप इसका जो टाइटल है वर्ण विचार। यहाँ पर इस वीडियो में हम वर्ण का अध्ययन करेंगे, यानी कि हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। तो विशेषकर इस जो वीडियो में है वो मैंने लिया है, वो है स्वर वर्ण, यानी यहाँ स्वरों का हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आपको इतना बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। तो आइए लीजिए, सबसे पहले क्या है कि वर्ण का ये लक्षण क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानें कि वर्ण की क्या परिभाषा है या इसका क्या लक्षण है। तो दोस्तों, लिखा है इसमें कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो बंट नहीं सकती। ध्यान रखना है, जो बंट नहीं सकती, अर्थात ये ध्यान रखो कि जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, यानी भाषा का सबसे छोटा रूप वर्ण ही होता है। आइए यहाँ देख सकते हैं, जैसे कुछ वर्ण है, जैसे ए, आ, ई, उ, क, ख, ग, च, ट, त, प, ये सारे वर्ण हैं। अब इन वर्णों का हम और कोई टुकड़ा नहीं कर सकते, यानी कि कम से कम इतना तो हमें बोलना ही पड़ेगा, इतना तो उच्चारण इसका करना ही पड़ेगा, यानी कि इससे छोटा इनका स्वरूप नहीं होता। तो कुल मिलाकर के वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल इससे छोटी कोई इकाई नहीं होती। अब आइए वर्णमाला। यदि हमको वर्णों का ज्ञान हो गया तो वर्णों की माला, देखिए इन शब्द में ही परिभाषा है, वर्णों की माला यानी वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं अपन कि वर्णों का बिल्कुल व्यवस्थित रूप से जो विभाजन है वो वर्णमाला कहलाएगा। अब वर्णमाला का हमने जो विभाजन किया है वो देखते हैं कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण, जिनमें 11 वर्णों को हम स्वर की श्रेणी में रखते हैं और बाकी 33 व्यंजन होते हैं। तो 11 और 33 मिलाने पर कुल वर्णों की संख्या क्या हो गई? 44 वर्ण। तो आइए हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है इनमें स्वर वर्ण। तो स्वर क्या है? देखिए, सबसे पहले हम ये जानें कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर की यहाँ एक परिभाषा दी गई है, इसमें देख सकते हैं हम कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। देखिए, पहली इसकी शर्त क्या है कि इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो किसी भी प्रकार से किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। दूसरी बात क्या है कि देखिए जिसकी सहायता से, दूसरी बात यह है कि जिसकी सहायता से व्यंजनों का उच्चारण होता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो व्यंजन है उनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये वह ध्वनियाँ हैं जिनका मुख से उच्चारण करते समय निकलने वाली जो प्राणवायु है वो अबाध गति से बिना रुकावट के बाहर निकले। तो यहाँ स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11। ये ध्यान रखने योग्य है, स्वर केवल 11 है। अब 11 में भी देखिए, यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से स्वर हैं। तो यहाँ देखिए नीचे दे रखा है ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, री, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ये कुल मिलाकर के यहाँ 11 स्वर हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 11 स्वर तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो री स्वर है, री, ऋषि वाला ये शुद्ध स्वर की श्रेणी में नहीं रह गया, ये ध्यान रखना। अब हम इसको विशुद्ध स्वर नहीं कहते हैं, क्योंकि अब इसका कारण है क्योंकि आजकल हिंदी में इसको लिखा जाता है, वो देखिए रे व्यंजन है और ई स्वर है, दोनों को मिला करके यहाँ छोटी री इस प्रकार से इसको लिख दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के हिंदी में इसका प्रयोग री, ऋषि नहीं ना होकर के छोटी री के रूप में लिखा जाने लगा है। अब ये जो री का जो शुद्ध प्रयोग होता है, ये ध्यान दीजिए कि इसका जो शुद्ध प्रयोग है वो तत्सम शब्दों में ही होता है,
यानी संस्कृत से जो शब्द आए हैं उनमें ही हम री ऋषि का या री वर्ण का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य है। तो कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। उसके बाद आते हैं स्वरों के भेद। आगे इनके आगे पार्ट किए गए अलग अलग। तो मूलतः स्वरों के 3 भेद होते हैं। इनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है। अब ये उच्चारण के आधार पर देखिए आप कैसे बांटा हमने। इनकी 3 कैटेगरी की है। एक तो है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पुलुप्त स्वर। तो ह्रस्व, अब देखिए एक एक करके हम इनको समझते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व नाम से ही पता लग जाएगा। ह्रस्व का मतलब होता है लघु यानी कम। जैसे देखिए छोटा, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, कुल मिलाकर के एक क्षण। जैसे अभी कौन कौन से? अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर को विशेषकर मूल स्वरों के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर के यही मूल स्वर है और इनसे ही अन्य स्वरों का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के ध्यान देना हमें कि इनके उच्चारण में कम समय लगता है और ये अ, ई और उ और री ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व का जो है अपोजिट है, देखिए बिल्कुल ही विलोम दीर्घ, यानी इनसे ज़्यादा समय लगता है। इसमें देखिए कि जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी स्वर से जैसे उनमें एक मात्रा का लगता है तो इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे ए का बड़ा रूप आ, फिर ई का बड़ा रूप ई, बड़ा ऊ, है ना, ऐसे ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे के सारे दीर्घ स्वर की कैटेगरी में श्रेणी में आते हैं। तो दूसरी श्रेणी हुई। अब तीसरी है पुलुप्त स्वर। पुलुप्त देखिए, पुलुप्त लिखा है इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। ध्यान देने योग्य है कि देखिए ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगा, दीर्घ में 2 मात्रा का, और तो प्लुप्त में 3 मात्राओं का समय, यानी इनसे 3 गुना समय हो गया कुल मिलाकर के। ये ध्यान रखना है। तो दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है। देख सकते हैं अपन, जैसे एक शब्द देगा का या ओम, है ना, तो इसका उच्चारण करेंगे तो बहुत लंबा खींचना पड़ेगा ओम, तब जाकर के उच्चारण होगा। तो ओम ऐसे। तो यहाँ मूलतः स्वर को हम 3 श्रेणियों में ही बांटते हैं, इनका विभाजन किया गया। तो ध्यान रखना है हमें कि स्वर कितने होंगे? स्वर के 3 भेद होंगे, बस ये ध्यान रखना है। आइए अब इसके बाद चलते हैं। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको अयोगवाह की श्रेणी में रखा है, यानी कि 11 स्वरों के बाद में अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये 2 बचे। तो इनका प्रयोग क्या होता है? अन्य स्वरों के समान, यहाँ लिखा है देखिए, अन्य स्वरों के समान व्यंजनों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखने योग्य है। तो आइए हम इनको अलग से अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए अनुस्वार क्या है? अनुस्वार का नाम से ही पता चल रहा है, अनुस्वार यानी स्वर का अनुसरण करने वाला। अंग की मात्रा, देखिए इसकी मात्रा क्या होती है? अंग की मात्रा अनुस्वार कहलाती है, ये ध्यान रखना। अंग से अंगूर, है ना। तो इस मात्रा को हम क्या कहते हैं? जो वर्ण के ऊपर जो डॉट लगा हुआ है ये अनुस्वार है। तो इसका उच्चारण करते समय क्या होगा? उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से निकलती है, ध्यान रखना है। आप उच्चारण करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब भी हम इसको बोलते हैं, जैसे अंग, अंगूर, अंगद, संसार, संध्या, हंस, गंगा आदि, तो इन सभी वर्णों को, इन सभी शब्दों का उच्चारण जो हमने किया है तो इनके आगे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, और अनुस्वार का हम उच्चारण करते हैं तो वो नाक से होता है, इसलिए इसको अलग ही श्रेणी में रखा गया है। ये अयोगवाह की कैटेगरी में आता है अनुस्वार। इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग देखिए, इसका ये चिन्ह है विसर्ग का, ये ध्यान देने योग्य है विसर्ग। अब अनुस्वार की भांति देखिए, अनुस्वार की भांति विसर्ग भी व्यंजन में ही गिना जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये क्या है? यह स्वर के बाद में आता है, लिखा है यह भी स्वर के बाद में आता है। इसका उच्चारण कैसे किया जाता है की तरह होता है हल, यानी कि दबाव दिया जाता है। जब उच्चारण करते हैं तो एक दबाव बनता है, जैसे अतः, यहाँ देख सकते हैं अतः, प्रातः, स्वतः, सर्वतः इत्यादि जो शब्द है, इनमें विसर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो है की तरह इसका उच्चारण होता है। तो ध्यान देना है की तरह इसका उच्चारण। तो ये हुआ विसर्ग। अब इसके बाद में है वह अनुनासिक, यानी कि यह भी अयोगवाह की श्रेणी में देखिए अनुनासिक। अनुनासिक अलग से मैंने इसको समझाया आपको कैसे। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। यहाँ लिखा है
कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुख से निकलती है, ध्यान देना है यहाँ कि वहाँ अनुस्वार में तो बताया था नाक से, यहाँ नाक और मुख दोनों से निकलेगी कंठ, है ना, उन्हें अनुनासिक कहेंगे। देखिए कैसे हैं, इनका जो चिन्ह है वो है चंद्र बिंदु, ये ध्यान देना, चांद और बिंदु, इसका चिन्ह क्या है, ये चांद और ये बिंदु, ये इसका चिन्ह है। तो आप देख सकते हैं जैसे आँख, ये शब्द है ना, आँख, दांत, हंसना, कांच, है ना। तो देखिए इनका जब उच्चारण करते हैं तो गले से और मतलब मुख से और नाक से, दोनों से इनका उच्चारण होता है, यानी कि दोनों मुख अवयवों का उपयोग होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो स्वरों का अध्ययन किया गया है वो हमें पता होना चाहिए कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु अबाध गति से बाहर निकलती है। दूसरा क्या है, इसका विभाजन है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुप्त स्वर। फिर आगे जाकर के अयोग वहाँ में अनुस्वार और विसर्ग है और यहाँ पर अनुनासिक है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से इन स्वरों को बांटा गया है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। फिर अगले वीडियो में आप देखेंगे व्यंजन, यानी कि व्यंजन वर्णों का किस प्रकार से विभाजन किया गया है, उसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।